नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बलात्कार शायद एकमात्र ऐसा अपराध है जहां अपराधी से ज्यादा पीड़ित पर सवाल उठाए जाते हैं। उसका चाल चलन, उसका चरित्र, उसके कपड़े, उसका पहनावा, हर चीज माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाती है। समाज का हर पक्ष उस एक हादसे के लिए उस महिला पर बार बार प्रहार करता है जैसे कि सारी गलती उसी की हो। उसकी प्रतिष्ठा को तार तार कर देता है, उसके आत्मविश्वास को चीर देता है, हर कदम पर उसके साथ भेदभाव करता है, उसके जख्मों को कुरेदता है, उसकी हिम्मत को पस्त कर देता है। इसीलिए भारतीय कानून के तहत किसी भी बलात्कार की पीड़ित लड़की की पहचान उसकी इजाजत के बगैर जग जाहिर करना एक जुर्म है। लेकिन हमारी आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने कानून द्वारा दी गई इस ढाल को अपनी इच्छा से त्याग दिया। इस देश के इतिहास में पहली बार बलात्कार की पीड़ित एक महिला अपनी इच्छा से मीडिया के सामने आई और उसने पूरी दुनिया को बेझिझक बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसने इस समाज से पूछा कि मैं अपनी पहचान क्यों छुपाऊं जब मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ऐसी किसी बात के लिए क्यों शर्मिंदा हूं जो मेरी करतूत ना हो। अत्याचार मुझ पर हुआ है, यातनाएं मुझे मिली हैं, बलात्कार मेरा हुआ है, तो फिर मैं क्यों एक गुनहगार की तरह से अपनी पहचान छुपाती फिरूं। जी हां, मेरा नाम सुजैन जोन्स है और मैं लड़ रही हूं और लड़ती रहूंगी। आखिर कितने लोगों में हिम्मत होती है अपने सबसे घिनौने लम्हे को पूरी दुनिया के सामने लाकर रखने की। मम तैयार नहीं हुआ है? निया देख तो खिचड़ी गल गई कि नहीं। ठीक है। नहीं। चल सिम पे कर दे। ओके। मम अभी तक आप तैयार क्यों नहीं हुए? मैं सोच रही मैं आज नहीं जाऊं। पर क्यों? ठीक ना, कितना काम है। तान्या को होमवर्क कराना है, वो मामा के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, उसके बाद उनको दवाई देनी है, और तुझे भी तो मुझसे कुछ काम था ना। पर आपने कहा ना कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं सब संभाल सकती हूँ। मॉम गो गेट अ लाइफ। श्योर? हाँ ऑब्वियसली। इतने दिनों बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो बाहर। ओके। ठीक लग रही हो? शी मॉम, आर यू सीरियस? गो गेट अ लाइफ। ओके। ना 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 ना। एक रात में ये तीसरा डिस्क है। तुम थकती नहीं क्या सुजैन? अरे आगे थक गई होती तो क्या एक के बाद एक डिस्क हॉप कर रही होती। कौन कहेगा ये 30 साल से ऊपर की है। देखो, बूढ़ा वो नहीं होता जो जिसकी उम्र हो जाती है, बूढ़ा वो होता है जो जिंदा दिल नहीं होता। यार एक लाइफ मिली है, एक चांस मिला है, so live it। चलो। ना ना ना। हेलो, अच्छा सुन ना, वो तान्या का होमवर्क एक बार चेक कर लेना। हाँ हाँ हाँ, और नानी ने दवाई ली या नहीं वो भी चेक कर लेना। I'll come home soon। क्या बात कर रही है? लास्ट में कभी से? Excuse me? Excuse me? मैंने आपको वहाँ देखा, वहाँ डांस फ्लोर पे। Can you see? आपके वहाँ से निकलने से डांस फ्लोर की पूरी रौनक ही गायब हो गई। Really? Can I have this last drink with you? Sure। Okay। My name is Lucky Bachani। Susan Jones। सुजन। क्या करते हो आप सुजन? फिलहाल nothing। I'm looking for a job। मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनको अकेला छोड़ नहीं सकती, and I guess कॉल सेंटर की जॉब will be best। कॉल सेंटर? अरे फिर तो आपको मेरी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। कौन सी कंपनी? LV एंटरप्राइजेज, बालीगंज है ना, वहाँ पे ही है। बड़े बड़े यूएस के क्लाइंट्स हैं हमारे। हाँ। Cheers, Susan। Cheers, Lucky। चल लकी। अरे अरफत, शौकत, माय फ्रेंड्स, ये सुजन। हाय। हाय। आई शुड लीव, मुझे देर हो रही है। अरे अरे हम भी निकल ही रहे। We'll drop you। टेक इट इजी, आई टेक अ कैब। मैं अपने आप मैनेज कर लूँ। I'll drop you to the cab। ओके।
क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? हाँ देख, मैं बहुत जिम्मेदार इंसान हूँ, इसलिए देख तेरे लिए क्या तोहफा लेके आया। इसको पकड़ और ज्यादा चिंता चाहिए ना ठोक देना इसको। ये देख दो मान जाना, अरे मान जा। मजा आ गया है। अरे तुम लोग में किसी का मूड है क्या? छोड़ यार, बहुत देर हो गई, इसे ठिकाने लगाते हैं। अरे गाड़ी धीरे कर, फेंक इसको। साइड में ले। चल। हेलो सुजन। सुजन मॉम, कौन है निया? सुजैन, क्या हुआ बच्ची को? क्या हुआ सुजन? जिद करने लगी। मैं तो नहीं जानना चाहती थी। तो बोली क्या हुआ है? मेरे साथ क्यों किया? क्या हुआ है अंकल? अंकल क्या हुआ है मॉम के साथ? उनके साथ कुछ लोगों ने उधार तो मुझे नहीं जाना। माने ही नहीं। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये सवाल अब सुजैन को जिंदगी भर सताएंगे। वो यातना, वो हादसा एक रात का था, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी वेदना उम्र भर की थी। जो घाव पहले शारीरिक थे, उसके निशान उसके जहन पर एक अरसे तक रहेंगे। हादसे के 2 दिन बाद भी सुजैन ऐसे असहनीय दर्द से गुजर रही थी कि वो अपने आप बिस्तर से उठने की भी हालत में नहीं थी। और ऐसे में उसकी बड़ी बेटी निया उसका सहारा बनी। वो लड़की मुझे नौकरी दिलाने वाला था। मैंने कहा था मैं टैक्सी ले लूंगी, मुझे नहीं चाहिए लिफ्ट। नहीं माना। क्यों? क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?
पापा मॉम कैसी है बेटा? ठीक नहीं है पापा, अभी भी सदमे में है। बहुत दर्द है, छोटे से छोटे काम के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती है उन्हें। तुम मॉम के सामने रोई तो नहीं? नहीं। गुड। सुजैन, प्लीज रिलैक्स। सुजैन का पूर्व पति नहीं बल्कि उसकी पूर्व सास, उसके माता पिता, उसके चाचा चाची और खुद उसकी बेटियां एकजुट होकर उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसके साथ मिलकर खड़े हो गए और साथ ही मिलकर यह भी तय किया कि अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। हम इस तरह हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। इट्स अ क्राइम। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सुजैन को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। क्या पुलिस के पास? किस लिए? जो हुआ उसके साथ वो कुछ कम है क्या, जो अब दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते रहेंगे? नहीं मार्था, पीटर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो डर कर बैठ जाएंगे तो उन दरिंदों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। अच्छा, आज बड़ी तकलीफ हो रही है इसके लिए? तब तकलीफ नहीं हुई थी जब ये हमें छोड़ के चला गया था। अरे मार्था, ये दोनों बातों को मत जोड़ो। हम यहाँ एक संगीन जुर्म की बात कर रहे हैं और सूजन का चुप रहना बिल्कुल सही नहीं होगा। मॉम को जस्टिस मिलना ही चाहिए। तू भी अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि नानी को समझा सके। सुन रही है ना सुजैन, ये क्या चाहते हैं? सुना मम्मा, मैं जाऊंगी। बेटा, ये इतना आसान नहीं है। जानती हूँ मम्मा, जब आप लोगों से, मेरे अपनों से कहना इतना आसान नहीं था, तो बाहर वालों से कहना। पर मैं कहूंगी मम्मा, मैं उनको सजा दिलवा के रहूंगी मम्मा। अरे साहब, FIR लिखवानी है। विक्टिम कौन है? जी है। हाँ तो तुम अंदर जाओ, बाकी सब लोग इधर बाहर वेट करो। चलो। ठीक है। FIR दर्ज कराना है। केस क्या है? रेप। विक्टिम कहाँ है? जी, मैं हूँ। आप बैठिए। बताइए बताइए, कब, कौन, कैसे, कहाँ? 12 फरवरी को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बस हो गया? जी, कुछ और सुनना है आपको? बहुत कुछ सुनना है। विक्रम, सुनो तो। हाँ। मैडम 12 तारीख को रात में 1:30 बजे मंत्रा डीप से निकली और 5 लोगों ने इनको गाड़ी के अंदर ट्रैप कर लिया और चलती गाड़ी में इनका रेप कर दिया। 5 आदमी लोग और एक तुम, एक गाड़ी के अंदर, और चलती गाड़ी में तुम्हारा रेप हुआ। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैंने गाड़ी थी कि बस थी? आप लोगों को ये मजाक लगा है? मजाक तो आप कर रही है मैडम। एक गाड़ी के अंदर सामने ड्राइवर और एक पैसेंजर और पीछे वाली सीट में 3 लोग और आप, कुल मिला के 4 लोग। ऐसे में तो बैठने में तकलीफ हो जाएगी, तो रेप कैसे हो जाएगा? मैडम, आप जरा वो ड्रॉ करके बता सकती है क्या कि एक्चुअल पोजीशन क्या था, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। प्लीज बस कीजिए आप लोग। आप मेरी FIR दर्ज करेंगे या नहीं?
पुलिस वालों को आंखें मत दिखा, समझ गए? अधेड़ उम्र की औरत घर बार छोड़ के रात को 1:30 बजे मंत्रा डिश में दारू पीकर भजन कीर्तन तो नहीं करने गए थे ना? है? बस कीजिए आप लोग। मैं यहाँ एक रेप केस रिपोर्ट करने आई थी और जब से आई हूँ आप मेरे ही कैरेक्टर पर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं। उन 5 लड़कों के बारे में अभी तक कोई सवाल नहीं किया आपने। मैंने कहा था पुलिस के पास मत जाओ, अब क्या करेगी? जवाब दूंगी। उन पुलिस वालों की जिल्लत का। मॉम, क्या करने वाली हो आप? सुजैन, हम लाइव जा रहे हैं, तुम बोल पाओगी ना? डोंट वरी, मैं बोलूंगी। नमस्कार, मैं शाजली बोड़ो खबर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं रूबरू कराने वाली हूँ आपको हमारे शहर की एक शर्मनाक पहलू से। जाहिर सी बात है कि हम कानून के दायरे में रहते हुए ना तो उनका नाम बता सकते हैं और ना चेहरे को जाहिर कर सकते हैं, तो हम आपको मिलवाते हैं उस औरत से, आपके विवेक से। नमस्कार। इससे पहले मैं ये बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरी उम्र 37 साल है। मैं एक डिवोर्सी, एक सिंगल मदर हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। मैं पब्स और डिस्क में जाती हूँ। 12 तारीख की रात को एक डिस्क से लौटते वक्त 5 आदमियों ने मुझे अपनी गाड़ी में कैद कर लिया और बंदूक की नोक पे मेरे साथ बलात्कार हुआ। जब मैं FIR लॉन्च करवाने गई तो वहां स्टेशन ऑफिसर्स ने मेरे चरित्र के साथ बलात्कार शुरू कर दिया। वो पहले से ही मान बैठे थे कि मैं एक बदचलन औरत हूं जो कि बलात्कारियों पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरी कंप्लेंट तो उन्होंने बन मार के लिख ली, लेकिन मुझ पे तहकीकात पहले से ही शुरू कर दी। मैडम, टीवी चालू कीजिए। इस सिस्टम से मायूस होगी मैं मीडिया और जनता से मदद मांगने आई। मैम, कैमेक्स स्ट्रीट रेप विक्टिम के बारे में आपका क्या कहना है? मैम, क्या आपका प्रशासन उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? मैम, आपको नहीं लगता कि ये शहर महिलाओं के लिए धीरे धीरे असुरक्षित होता जा रहा है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। कोई रेप वेप नहीं हुआ है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि वो महिला झूठ बोल रही है? सरासर झूठ बोल रही है। वो विपक्ष पार्टी की कोई मोहरा होगी, तभी तो हमारी पार्टी को बदनाम कर रही है। इसीलिए खेल खेला जा रहा और कुछ भी नहीं। गॉड से डरो, झूठी औरत, तुम्हारी भी कोई बेटी होगी? बोलने दो मामा, इनका ये झूठ ही अब मेरी ताकत बनी। गुड मॉर्निंग मैडम। आसुन, বসুন। এই কেসটা দেখুন। 12 तारीख की रात को डिस्क से लौटते वक्त 5 आदमियों ने मुझे अपनी गाड़ी में कैद कर लिया। बस एक चिंगारी और ये स्टेट धू धू करके चलेगा। तो वहां स्टेशन ऑफिसर्स ने। मैं चाहती हूँ कि ये केस आप हैंडल करें विथ इमीडिएट इफेक्ट। यस मैम। তুমি বুঝতে পারছো এটা অনেক সেনসিটিভ কেস। I want a result. Don't worry, madam. আমি দেখছি। आपने बुलाया था सबसे पहले,
इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन दोनों ऑफिसर्स को हमने सस्पेंड कर दिया। बाकी आप सब लोग प्लीज बाहर वेट करिए। सुजैन, आपको अपना स्टेटमेंट फिर से एक बार देना पड़ेगा। 12 फरवरी की रात मैं अपने दोस्तों के साथ एक और आदमी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और शौकत ने बंदूक दिखाकर मेरे साथ बलात्कार किया और उसके बाद छोटी गाड़ी से। अरे गाड़ी धीरे कर, फेंक इसको। आपके कहने के मुताबिक सिर्फ शौकत अली है जो आपका बलात्कार किया था, राइट? जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग बेगुनाह हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुजैन, अभी ये केस मैं हैंडल कर रही हूँ और सच्चाई का पता मैं लगा कर रहूंगी। यू डोंट वरी। फिलहाल आज शाम को आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, BH जनरल हॉस्पिटल। ओके, मैं जाऊंगी। ये सब बंद करिए। ये लाइट बंद करो रे। सुजैन जोन्स के केस के बारे में तो सुना होगा आपने। यस मैडम। आप ही के डिस्क के बाहर हुआ है कांड। उस केस के बारे में कौन नहीं जानता मैडम। आप जो जानना चाहेंगी मैं पूरी कोऑपरेशन करूंगा। फिलहाल इतना बताइए, 12 फरवरी की CCTV फुटेज है ना आपके पास? है ना मैडम। और CCTV कैमराज सिर्फ डिस्क के अंदर ही है या बाहर पार्किंग लॉट में भी है? पार्किंग लॉट में भी है मैडम। 12 फरवरी की सारी फुटेज मुझे लाल बाजार में चाहिए, मेरे ऑफिस में। मैम, वो रही सुजैन। और ये स्टॉप। ये नंबर प्लेट पर जूम करो। नोट इट डाउन। इस गाड़ी की डिटेल चाहिए मुझे। यस मैम। मैम, कल मैंने मंत्रा डिस्क के पार्किंग वालों से भी बात की थी। उन लोगों ने मुझे एक होंडा सिटी गाड़ी के बारे में बताया था। अजीब तो था साहब, एक गाड़ी में 6 लोग बैठे थे। इसका मतलब सुजान की कहानी का पहला भाग सच्चाई से मेल खा रहा है, क्यों? राइट मैम। और बाकी इस गाड़ी के डिटेल से कई राज खुलने वाले हैं। तो फिर पता करो। मैम, आरटीओ से उस गाड़ी के मालिक का पता चल गया है। बड़ा बाजार का कोई बिजनेसमैन है, AK बजौरिया। मिले उससे? जी मैम। कहते हैं कि गाड़ी गायब है, कहाँ गई पता नहीं। हाँ, तो रिपोर्ट तो लिखवाई होगी ना? अभी नहीं, कहते हैं कि आज लिखवाने वाले थे। कमाल है, गाड़ी गायब है और आज रिपोर्ट लिखवाने वाले थे। इसकी कुंडली निकालो सिन्हा। मैम। उस गाड़ी का पता लग गया। ग्रेट। कहाँ है? गरचा रोड के पास लवारिस पड़ी मिली। फॉरेंसिक को खबर करो। लेट्स गो। ये देखिए, सुजैन के हेयर सैंपल से मैच करवाइए। हाँ। ईयररिंग। ये तो मेरा ईयररिंग है। सिन्हा, मिस्टर बजौरिया के बारे में और कुछ पता चला? जी मैम, खानदानी बिजनेसमैन है। घर में बीवी और एक बेटा है, अमित बजौरिया। अपने बाप के बिजनेस में उनकी मदद करता है। सुजैन, मिस्टर बजौरिया का बेटा अमित, पहचानती हैं? यही है मैडम, ये जो उस रात गाड़ी चला रहा था। आइए सर।
मेरी गाड़ी का कुछ पता चला? जी हाँ, आपकी गाड़ी के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन यहाँ हम आपके बेटे के बारे में पता लगाने आए हैं। वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, कोई बात नहीं, उसका ऑस्ट्रेलिया वाला नंबर दे दीजिए। नंबर? छोड़ी जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हमें इंडिया का नंबर दे दीजिए। वो वाला नहीं जो बंद है, वो वाला नंबर दीजिए जो प्राइवेट है। मैम, गुड न्यूज़, अमित पजोरिया का फोन ट्रैक हो गया। कहाँ है वो? दीघा। हमारी एक टीम उसे पकड़ने के लिए निकल चुकी है, शाम तक वो हमारी हिरासत में होगा मैम। ब्रिलियंट। एक बार ये अमित बजोरिया हमारे हाथ लग जाए ना, फिर बाकियों को भी एक एक कर उनके दिल से खोद निकालेंगे। उसी ने हमें स्माइल करके लाइन दी थी। पाल, हाँ बोल। उस रात मैं ही कार चला रहा था, पर मैंने रेप नहीं किया। हाँ जानती हूँ, तेरे साथ उस दिन जो लोग थे तेरे साथी, सबका नाम, पता और फोन नंबर अभी के अभी चाहिए मुझे। उस मेरे साथ कमाल खान था, फिर निसार खान था, उसका भाई रहमान और मोहम्मद आलम था। 1 घंटा देती हूँ पाल, सभी के सभी कस्टडी में चाहिए मुझे। मैम, पकड़ो उसे। रुक रुक रुक, उधर बैठाओ गाड़ी में। कमाल का है कमाल खान, उससे गाड़ी इस्तेमाल करी तेरी, जाल बिछवाई तुझसे, चौकीदारी करवाई तेरे से, और रेप किया उसने खुद। और अब तुम तीनों को पुलिस के हत्थे चढ़ा के खुद फरार हो गया। अभी भी समय है, सच सच बता दो, कहाँ है कमाल खान? पहचानती हूँ उन्हें? वो गाड़ी चला रहा था, अमित बजोरिया। उसका नाम नहीं पता था। दूसरा? ये लकी बचान ना, इसका नाम है मोहम्मद आलम। आगे? वो अराफत। ना, फिर से गलत। वो रहमान है। सुजैन, इन लोगों ने तुमसे गलत नाम बताए थे ताकि इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। वो शख्स जिसने अपना नाम शौकत अली बताया था, जिसने तुम्हारा रेप किया, उसका असली नाम है कमाल खान, और 5वां है निसार खान। वो दोनों अभी तक फरार हैं, पर बहुत जल्द हम उन्हें पकड़ लेंगे ना, घबराओ मत। हमारे पास उनके असली नाम है, चार्जशीट फाइल करके उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है। सुजैन जोन्स, इंसाफ की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हो। मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले की कार्यवाही को क्लोज रूम प्रोसीडिंग्स के तहत करवाया गया और अदालत की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। यही नहीं, पीड़िता प्रभावित ना हो इसलिए आरोपियों को भी सुजैन से दूर रखा गया। मिस सुजैन, आप काम क्या करती हैं? फिलहाल काम की तलाश। सॉरी, आपने अपने केस में बताया था कि आपने मेरे क्लाइंट से कहा था कि आप रात में काम करना चाहती हैं। मेरे क्लाइंट ने आपको कुछ ऑफर किया था? कॉल सेंटर की जॉब की बात हुई थी। मिस सुजैन, आर यू श्योर कि कोई डील नहीं हुई थी? क्या मतलब? मतलब मैं समझा पाऊं। योर ऑनर, मिस सुजैन मेरे क्लाइंट से उसी रात को मिली थी, इनके बीच एक डील हुई और उसी रात को ये 5 लड़कों के साथ कार में जाने को तैयार हो गई। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये मेडिकल रिपोर्ट, जिसके मुताबिक रेप तो हुआ ही नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट ट्रेसेस नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बलात्कार नहीं हुआ है। योर ऑनर, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मेरे क्लाइंट के गुप्तांगों में चोट के निशान है, जिसका मतलब यह होता है कि इनके साथ जबरदस्ती तो हुई है। ऐसी क्या जबरदस्ती हुई होगी बर्मन साहब की सीमन के निशान भी नहीं है? मैं बताती हूँ। सीमन के ट्रेसेस इसीलिए नहीं मिले, कमाल खान ने कॉन्डम यूज किया था। एक नहीं, दो। That's it, Your Honor. इसका मतलब यह हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट्स इनकंक्लूसिव हैं, लेकिन हम उन संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बलात्कार नहीं हुआ है। ये अदालत केस की अगली तारीख तक
मुलतवी की जाती है। ये केस एक फास्ट ट्रैक केस था और मीडिया की मेहरबानी से काफी वक्त तक सुर्खियों में रहा और देश भर में चर्चा का ज्वलंत विषय बना रहा। लेकिन इस सब के बावजूद ये केस बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। बाहर सुजैन के लिए परिस्थितियां काफी मुश्किल होती जा रही थी। केस लड़ने के लिए तो एक एनजीओ का सहारा मिल गया था, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा था। जमा पूंजी खत्म हो रही थी। सुजैन को एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। निया, आज आने में इतनी देर कर दी बेटा? सॉरी मॉम, लौटते वक्त रास्ते में जैस्मिन आंटी से ट्यूशन की बात करने गई थी। ट्यूशन? तुम तो इतनी ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हें ट्यूशन की क्या जरूरत है? नहीं, मैं ट्यूशन लेने के लिए नहीं, मैं ट्यूशन देने की बात कर रही हूँ। थोड़े पैसे आ जाएंगे तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। डोंट वरी बेटा, मैं भी जॉब सर्च कर रहा हूँ। एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। नो डैड, मेरे होते हुए आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। ये जॉब तो मैं लेकर ही रहूंगी। देखना, सब ठीक हो जाएगा। आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, हेलो, जानते हैं ये कौन है? थैंक यू। सुजल जी, आप प्लीज ये फॉर्म दे दीजिए। पर मैंने डिटेल्स अभी भरी नहीं। हाँ, मेरे पास नंबर है ना आपका, HR कॉन्टेक्ट कीजिए, प्लीज लीव। You are right. Your HR will contact me. And say I'm sorry, Miss Susan Jones. रेप विक्टिम्स को नौकरी देना हमारी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, राइट? हाँ निया? मॉम, तानिया, प्लीज आप जल्दी आ जाओ। मैं आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? हाँ, तो ये चोट कैसे लगी? हाँ, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। मॉम, आपके साथ रेप हुआ था ना? Shut up, तानिया, come with me. चलो। मॉम, हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। योर ऑनर, आज मुझे कुछ खास सबूतों पर गौर करवाना है, ये देखने के लिए कि मैडम उन्हें भी पहचान पाती हैं या नहीं। तो मिस सुजैन, जरा इसको देखकर बताइए, क्या ये वही अंडरगारमेंट्स है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है सवाल पूछने का? कम ऑन बर्बल साहब, ये पर्सनल वियर है, मैं इसे कैसे हाथ लगा सकता हूं? और रही बात एग्जिबिट की ऑनर, तो ये मिस सुजैन के सेडक्टिव गारमेंट्स ही बता रहे हैं इनकी मंशा क्या रही होगी। मिस्टर डिफेंस लॉयर, कोर्ट ये चाहती है कि आप इस एग्जिबिट को कोर्ट में जमा करवाएं और लिखित रूप में एक्सप्लेन करें कि ऐसे हथकंडे अपनाकर केस को क्या फायदा होने वाला है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। सुजैन की हिम्मत धीरे धीरे टूट रही थी। केस शुरू हुए 1 साल से ऊपर हो चुका था, लेकिन अब भी दिशाहीन ही चल रहा था और ना ही इस केस के मुख्य आरोपी कमाल खान और उसके भाई निसार खान की कोई खबर मिल पाई थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सुजैन को झकझोर कर रख दिया। एक और बलात्कार, कोलकाता के ही पास एक स्टूडेंट का बलात्कार और कत्ल। और इस हादसे के बाद सुजैन ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जो शायद ही किसी रेप विक्टिम ने उठाने की हिम्मत की हो। नमस्ते, मेरा नाम सुजन जोन्स है।
मेरे साथ रेप हुआ है, पर मैं विक्टिम नहीं हूँ। मैं बस सुजन जोन्स हूँ। मैं बड़े गर्व के साथ दुनिया को बता रही हूँ कि मैं सुजन जोन्स हूँ, क्योंकि मैं एक मुजरिम की तरह गुमनामी के अंधेरों में नहीं जीना चाहती। यह अंधेरा उन मुजरिमों को, उन बलात्कारियों को मिलना चाहिए, ना कि हमें, जिनके साथ ये जुर्म हुआ है। मैं अपना नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, आपका शक, आपके आरोप नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी आजादी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ सुजन जोन्स हूँ। मेरे साथ रेप हुआ है, पर मैं विक्टिम नहीं हूँ। नमस्ते। मॉम, आपको क्या लगता है अब जो आपने सारी दुनिया को अपनी पहचान बता दी है तो सब कुछ बदल जाएगा? पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी इसीलिए डिस्क्लोज की क्योंकि मैं ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैंने सबको बता दिया है कि मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। अब वो इस बात को कैसे लेते हैं ये उनकी मर्जी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मॉम। आप बहुत बहादुर और स्ट्रांग वुमेन हो। थैंक गॉड आपके जैसे अच्छी मम्मी हमें मिली। आई लव यू। अच्छा, हम लोग बहुत दिनों से बाहर नहीं गए एक साथ। कितना अच्छा लग रहा है ना इतने दिन बाद बाहर आके। थैंक यू। जल्दी देख के बताओ, बहुत भूख लगी है। मॉम मैं ग्रिल वेजिटेबल सूप पीऊंगी। ओके, और तुम तान्या? मॉम आइसक्रीम। बस। वेटर, मैं खाऊंगी चिकन सूप। मैनेजर साहब, किसी वेटर को भेज दीजिए, ऑर्डर देना है। सॉरी मैम, हम आपको सर्व नहीं कर सकते। Why? हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है, रेपुटेशन का सवाल है। I don't believe this. यू मीन आप मुझे इसलिए सर्व नहीं कर सकते क्योंकि मैं सुजन जोन्स हूँ? वो आप जो भी समझे, पर मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। ये है आपकी रेस्टोरेंट की पॉलिसी। आपका नाम क्या है? मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। सुबीर रंजन, शॉक से रिपोर्ट कीजिए। प्लीज लीव नाउ, प्लीज मैम। मोम पर सुजैन के साथ हुए इस भेदभाव ने सुजैन को और दृढ़ बना दिया, उसे एक मकसद दे दिया। अब सुजैन अपने ही जैसी बलात्कार और उससे उभरने वाली सामाजिक परेशानियों से पीड़ित लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक धर्म योद्धा बन गई। अब सुजैन की जिंदगी इन्हीं पीड़ितों के बीच गुजरने लगी, जिनकी आवाज ये समाज सुनकर भी अनसुनी करने की कोशिश कर रहा था। कहा था ना तुझे शाम को घर से बाहर मत निकल, मगर नहीं मानी। अरे इज्जत लुटवा कर आ गई। पर बाबा, मैं तो सही लोग के साथ खेलने गए थे। क्यों गई तू बाहर? क्यों गई थी बाहर तू? क्या हो रहा है यहाँ? क्यों मार रहे हैं ऐसे? बोला था शाम को घर से बाहर मत निकलना, पर मेरी बात नहीं मानी। अरे बलात्कार हुआ इसका। तो इसमें इसकी क्या गलती है? क्या उम्र है इसकी? अरे पूरे 15 साल की हो गई है। 15? आपकी पत्नी और मेरी उम्र शायद एक ही है। अगर मेरे साथ बलात्कार हो सकता है तो आपकी पत्नी के साथ भी हो सकता है। बात उम्र की नहीं है और ना ही लड़की की गलती। बलात्कारियों को तो सिर्फ जिस्म दिखता है, वो चाहे आपकी 15 साल की बेटी हो, 37 की मैं, 70 की बुजुर्ग या फिर 8 महीने की बच्ची। बलात्कारी तो किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं, लेकिन ये बात आप लोगों को समझ क्यों नहीं? दीदी 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 क्या हुआ? दीदी अरे उनको क्या हो गया? आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, खबर अच्छी नहीं है। जिस बीमारी से वो गुजर रही है उसे दिमागी बुखार कहते हैं, और जो उसकी कंडीशन है उसे देखकर लगता है कि उसके पास समय बहुत कम है। मिया, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से घर वापस जा पाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी मॉम। मैं लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी, जब तक हमारी जीत ना हो।
ये केस पूरे 4 साल तक चला और सुजैन के गुजर जाने के कुछ 8 महीने बाद अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। ये केस कई मुद्दों के लिए याद रखा जाएगा। मीडिया और पॉलिटिक्स में छाए रहने के अलावा ये केस सुजैन जोन्स के त्याग और संघर्ष के लिए भी याद रखा जाएगा। इस केस में अपना फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ अहम बातों पर गौर करना चाहूंगा। इस केस को गौर से देखने पर यह जाहिर होता है कि ये एक सामान्य रेप केस नहीं है, जहां कुछ वहशी दरिंदों ने अपनी हवस की प्यास मिटाने के लिए किसी लड़की का बलात्कार किया हो, बल्कि ये एक सोची समझी प्री प्लान्ड साजिश थी। कुछ मुलजिमों ने विक्टिम को किडनैप किया, मुलजिमों ने उस पर अत्याचार किया, उसे मारा पीटा, उसे बाजारू औरत कहा, उसे चरित्रहीन भी कहा और सिवाय कमाल खान के किसी और ने उसका रेप नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि उनका इरादा उसका रेप करने का नहीं था, बल्कि उसे एक सबक सिखाने का था। उनके हिसाब से कोई भी औरत या लड़की देर रात को घर से बाहर जाती है, नाइट क्लब में जाती है, शराब पीती है, तो वो चरित्रहीन है और उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। ये बलात्कार पीड़ित के प्रति मुलजिमों के क्रोध का नतीजा था। इट्स ए केस ऑफ एंगर रेप। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मोहम्मद आलम, अमित बिजोरिया, रहमान खान, कमाल खान और निसार खान को 10-10 साल की कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है। इस मामले का मुख्य आरोपी कमाल खान और उसका भाई निसार खान कोर्ट के फैसले के वक्त भी फरार थे, लेकिन कोलकाता पुलिस उन्हें तलाश करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी और उन्हें पकड़ने के लिए बांग्लादेश से लेकर पूरे उत्तर भारत में उन्होंने अपना जाल फैला रखा था। और तकरीबन 1 साल बाद उनकी मेहनत रंग लाई और कोलकाता पुलिस ने नोएडा पुलिस की मदद से कमाल खान और निसार खान को दिल्ली के पास धर दबोचा। जब माता पिता बेटे और बेटी के बीच में फर्क करते हुए दोनों के सामाजिक व्यवहार के लिए अलग अलग मापदंड तय करते हैं, तो वहीं पर बोया जाता है इस जघन्य अपराध का बीज। ऐसे ही लोगों के मन में मर्दों के हक और औरतों की हदों को लेकर गलत धारणाएं पनपती हैं और जब ये लोग किसी लड़की या किसी महिला को इन धारणाओं के विपरीत व्यवहार करते हुए देखते हैं तो इनका खून खौल उठता है और तब जन्म होता है बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का। इस मसले का सिर्फ एक ही हल है और वो है शिक्षा, जो ये सिखाए कि लड़के और लड़कियों के हक और हद में कोई फर्क नहीं है और कोई फर्क होना भी नहीं चाहिए। और ये शिक्षा जितनी कम उम्र में बच्चों के दिल में बसा दी जाए उतना अच्छा है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ये तार फिर से टूट गया। आई नो संजीव, माना ये तेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन लास्ट नहीं। बिल्कुल ठीक। कीप इट अप, कीप इट अप। हाँ बेटा, एकदम शांत होकर कामली परफॉर्म करना और आज परफॉर्मेंस के वक्त तार टूटना नहीं चाहिए। संजीव सचू। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं संगीता भाटिया आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन सिंगर से मिलाने वाली हूँ, उसका नाम है संजीव भाटिया। वैसे तो संजीव भाटिया बहुत ही अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, रोमांटिक सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ ये लड़कियों से बात करने से शर्माते हैं। दीदी, पापा देखो ना, दीदी मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती है। ओह, यू आर अ लूजर। हाँ, नो, डोंट से लाइक दिस। ये लूजर नहीं है, ये हमारा बॉक्सिंग चैंपियन है। वो देखो इसके मेडल्स। और हमारा ये बॉक्सिंग चैंपियन अब सिंगिंग चैंपियन बनेगा। यस और नो? यस पापा। आई नो पापा, लेकिन ये हर चीज में मेरी हेल्प लेते रहता है। अरे तुम्हारा छोटा भाई है ना, तुमसे नहीं तो और किससे पूछेगा? और दीदी, मैं आपसे सब कुछ पूछता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा, तो तुझे वानी में रिकमेंड किसने करवाया था? आपने। लेकिन अच्छा ऑडिशन तो मैंने दिया ना, इसलिए तो मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। और हाँ,
अभी ना मैं बहुत ही जल्दी एक बड़ा पॉप स्टार बनने वाला हूँ। ओह माय पॉप स्टार, तू ना एक 5 फुट 6 इंच का एक गोरिल्ला है। ना ना, गोरिल्ला नहीं, तू ना एक भालू है। अच्छा, मैं भालू? तो आप ना दीदी एक 5 फुट 2 इंच की लोमड़ी हो। नहीं नहीं, चिपकली। हाँ, तूने मुझे छिपकली कहा? तो आपने मुझे भालू बोला। अरे तुम दोनों रिलैक्स रिलैक्स, तुम लोग अपनी एनर्जी लड़ाई झगड़े में वेस्ट मत करो। आज रात को तुम्हारा प्रोग्राम है, उस पर कंसंट्रेट करो। ओके ओके पापा। मैं रात को घर आकर तुम्हारा प्रोग्राम सुनूंगा और उसके बाद तुम्हें लेने रेडियो स्टेशन भी आऊंगा। ध्यान से जाना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। बाय बाय। संजीव, मैंने तुझे बोला था ना जल्दी रेडी होने को, लेकिन तूने लेट कर दिया। अब देख, बस भी नहीं आ रहा है। नो वरीज दीदी, हम लिफ्ट ले लेते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स ना स्कूल ऐसे ही आते हैं। अब रहने दे, लिफ्ट भी नहीं मिलने वाली। लेकिन दीदी ट्राई करके तो देख सकते हैं ना। देख, बैड लक। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। हेलो जी, मैं बाबा खड़क सिंह मार्ग से बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में 2 बच्चों को देखा है। कोई उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है जनाब। कौन थे वो बच्चे? जी मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है कि अभी अभी वो गाड़ी आनंद प्रभात सर्कल की तरफ गई है। आपने गाड़ी का नंबर नोट किया? जी, HRK MRK 3930। 3930, ठीक है, हम पता करते हैं। हेलो, मैं कंट्रोल रूम से कांस्टेबल खान बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आपके इलाके की एक शिकायत दर्ज की गई है। जी, क्या शिकायत है? रोको गाड़ी! गाड़ी रोको! गाड़ी रोको! गाड़ी रोकिए अंकल। रोको गाड़ी! गाड़ी रोको! कहीं नहीं जाना हमें। रोको गाड़ी! गाड़ी रोको! अंकल गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोको! गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोको! रोको गाड़ी! अंकल हेल्प, अंकल हेल्प! अंकल हेल्प। रोको गाड़ी! अंकल प्लीज हेल्प, मेरे भाई को चोट लगा। गाड़ी रोकिए अंकल, नहीं जाना। गाड़ी रोकिए अंकल। अंकल हेल्प, अंकल लग गया मुझे। प्लीज बचाओ हम लोग को। गाड़ी! अंकल गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोकिए अंकल, प्लीज हेल्प कीजिए, लग गया मुझे। हेल्प कीजिए अंकल, प्लीज। अंकल खून में रहा, अंकल रोकिए। गाड़ी रोको! जनाब, ग्रे कलर की गाड़ी थी, शंकर रोड से राजेंद्र नगर की तरफ आ रही। उसमें एक मुंडा और एक कुड़ी थे। मुझे लगता है जनाब बहुत तकलीफ में थे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाली है जनाब। सरदार जी, उस मुंडे और कुड़ी को जानते हो आप? नहीं जनाब, मैं नहीं जानता जनाब। और उनके साथ गाड़ी में कौन था? 2 आदमी और थे जनाब। सरदार जी, उनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं तो हम एक्शन क्या लेंगे? जरूर कोई लव शव का चक्कर रहा होगा। चलिए जाने दीजिए इसे। वो नहीं जनाब, लव शव का कोई चक्कर नहीं, उनकी तो उम्र भी नहीं थी लव शव करने की। और एक बात जनाब, वो मुंडे के शर्ट पे मैंने खून देखा जनाब। अंकल प्लीज हेल्प कीजिए, लग गया मुझे। हेल्प कीजिए अंकल, प्लीज। उनके साथ ना कुछ अनहोनी होने वाली है जनाब, कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। और इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना जनाब। आप मेरी FIR लिख लो जनाब प्लीज़। अच्छा सरदार जी, गाड़ी का नंबर तो देखा होगा आपने जिसमें दोनों बच्चे थे? गाड़ी का नंबर जी जनाब, HRK 3930। सर, कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था। कोई ईश्वर चंद्र नाम के आदमी ने गाड़ी नंबर MRK 3930 में 2 बच्चों को देखा, जो गाड़ी का कलर ग्रे बताया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ज़बरदस्ती खड़क सिंह मार्ग से आनंद प्रभात मार्ग की तरफ ले जाया जा रहा था। आनंद प्रभात? जी।
अगस्त 1978 की शाम को नेवी ऑफिसर कैप्टन रमन भाटिया की बेटी संगीता भाटिया और बेटे संजीव भाटिया ने दिल्ली कैंट बस स्टैंड से एक अनजान आदमी से लिफ्ट ली थी। लेकिन उसके 1 घंटे के बाद तकरीबन 7 बजे वो जिस मनोदशा से गुजर रहे थे उसका अंदाजा लगा पाना आसान नहीं होगा। पर आगे उनके साथ क्या होने वाला था ये तब भी रहस्य बना हुआ था। लेकिन उनके साथ घटी उस घटना के 2 आई विटनेसेस में से एक कुलजीत की एफआईआर झंडेवाला पुलिस स्टेशन में अभी सिर्फ लिखी ही गई थी। लेकिन ईश्वर चंद द्वारा की गई शिकायत पर करोल बाग पुलिस ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया था। लेकिन फिलहाल उन्हें इस केस से जुड़ी कोई भी लीड नहीं मिली थी, क्योंकि संगीता और संजीव को जिस कार में सिद्धिपुरा करोल बाग में देखा गया था वो अब झंडेवाला से आगे बढ़ती हुई तकरीबन 7:30 बजे दिल्ली के सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आ पहुंची थी। वो जगह पिछले कई दशकों से न जाने कितने ही घिनौने अपराधों की साक्षी बनती आई है। लेकिन 40 साल पहले दिल्ली के उस सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में संजीव और संगीता के साथ क्या होने वाला था? दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हिम्मत रख संजीव, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। हे वाहिगुरु, मेहर कर। पानी नहीं है, ठंडा पी लो। कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें बस घर जाना है। चिल्ला मत नहीं तो। अरे मैं बात कर रहा हूँ, तू चुप रह। ठंडा पीना है या पैसे मरना है? नहीं, प्लीज एक आइसक्रीम ला दो ना, संजीव को बहुत पसंद है। लो खाओ, चलो। नहीं चाहिए। ले ले, ले ले, ले। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? नेवी ऑफिसर है, उन्हें पता लगा ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उमा, जल्दी आओ, बच्चों का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ये लीजिए चाय पकौड़े। वैसे उमा, हम लोग हैं तो किस्मत वाले, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े काबिल हैं। हाँ, संगीता तो पहले से ही होस्ट कर रही है और आज संजू भी पहली बार गाना गाने वाला है। हेलो, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। ऑल इंडिया रेडियो के यूथ वाणी इन द रिदम प्रोग्राम में मैं वैजंती सरकार आप सबका स्वागत करती हूँ। वैजंती सरकार, आपने शायद गलत नंबर लगा दिया होगा। ऑल इंडिया रेडियो सुनने वाले आप सभी लिसनर्स को वही तो है, लेकिन संगीता ने होस्ट क्यों नहीं किया? संजीव, 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 संजीव। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, शायद संजीव का गाना आ जाए। टेंशन मत लो, कुछ हुआ होगा शायद जिसकी वजह से संगीता ने होस्ट नहीं किया। तुम यहीं रुको, मैं अभी उनको लेकर आया हूँ। इस प्रोग्राम में आज हम आपका परिचय कराएंगे इंडिया के यंग टैलेंट से। अगला गाना पेश कर रहे हैं कानपुर के विजय शास्त्री। हेलो जी, मैं राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से अजय शर्मा बोल रहा हूँ। जी, हमारे यहाँ पे एक शिकायत दर्ज की गई है जो शंकर नगर में हुई घटना से जुड़ी है। शंकर रोड करोल बाग? जी, ये एरिया हमारे पुलिस स्टेशन के अंडर नहीं आता है। देखिए, आप पूरा मामला बताइए, मैं इसकी सूचना करोल बाग पुलिस को दे देता हूँ। जी, एक सरदार जी हमारे पास आए थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने एक लड़का और लड़की को चलती हुई गाड़ी में संदिग्ध हालत में देखा और गाड़ी का रंग ग्रे कलर का और उसका नंबर है HRK 3930 और बता रहे थे कि उन लोग की जान खतरे में थी। दीदी, दीदी,
संजीव, अब आपका परिचय आज के आखिरी सिंगर से करवा रही हूँ, जिसका नाम है रचिता शर्मा फ्रॉम ओल्ड दिल्ली। हे भगवान, आज संजीव ने भी गाना नहीं गाया और संगीता ने भी होस्ट नहीं किया। आखिर ये चक्कर क्या है? हे भगवान, बस सब कुछ ठीक हो। श्रीवास्तव जी। हाँ जी। ये आज संगीता ने प्रोग्राम क्यों नहीं होस्ट किया? संगीता तो आज यहाँ पर आई ही नहीं। आई नहीं मतलब? वो तो शाम को 6 बजे से निकली हुई है घर से यहाँ आने के लिए। संजीव भी उसके साथ था, उसका भाई। सर वो दोनों यहाँ पर नहीं आए और संगीता यहाँ पर नहीं आई थी, इसलिए मुझे अर्जेंट में दूसरे होस्ट को अरेंज करना पड़ा। यहाँ नहीं आई, घर से यहाँ के लिए निकली, तो गई कहाँ? आपने उनको देखा तक नहीं? नहीं सर, वो लोग आए ही नहीं यहाँ पर। थैंक यू। अगस्त 1978 रात करीब 9:15 बजे रेडियो स्टेशन से दिल्ली कैंट की तरफ आने जाने वाले रास्तों पर कैप्टन रमन भाटिया ने संजीव और संगीता को ढूंढने की काफी कोशिश की और करीब 10 बजे वो वापस अपने घर पहुंचे इस उम्मीद में कि शायद उनके बच्चे घर पहुंच गए हों। आपने मुझे वहां से फोन क्यों नहीं किया? अरे कोई पीसीओ ही नहीं मिला रास्ते में, कहाँ से फोन करता? कैनॉट प्लेस में कोशी रेस्टोरेंट है। संगीता अक्सर अपने फ्रेंड के साथ वहां जाया करती है। आपको एक बार वहां जाके देख के आना चाहिए था। कोशी रेस्टोरेंट में इस वक्त कौन मिलेगा? हम दोनों उनके फ्रेंड के घर जाए या शायद उनके फ्रेंड से पता चले कि इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं। मैं उसके दोस्तों के घर पता करके आता हूँ, तुम घर पे ही रहना, हो सकता है दोनों वापस आ जाए। मैं भी आया। संजीव जल्दी कर, हम लोग को 45 मिनट्स पहले रिपोर्ट करना है। चल। हाँ बस 1 मिनट दीदी, आ रहा हूँ। हाँ हाँ चल। अरे रुको रुको 1 मिनट, ये गुड़ खा के जाओ। पर माँ, एग्जाम में जाते समय तो आप हमें दही और शक्कर खिलाते हो, तो आज गुड़ क्यों? तेरा भाई आज गाना गाएगा, अगर दही से गला खराब हो गया तो गुड़ भी शगुनी होता है, तुम दोनों को नजर से बचाएगा। पर माँ, रेडियो में तो सिर्फ सुनाई देता है, तो फिर नजर कैसे लगेगी? चलो टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो माँ, बाय बाय। कैप्टन रमन, इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे थे? राजीव, संजीव और संगीता शाम को 6 बजे निकले थे रेडियो स्टेशन के लिए, पहुंचे ही नहीं। मैंने पड़ोसियों से, दोस्तों से, सबसे पूछ लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। कर्नल खत्री के बेटे से पूछा तुमने? आशीष से? अरे हाँ वही, तुम्हें तो पता है ना कैसा है वो। संगीता का उसके साथ पहले भी झगड़ा हो चुका है। हो ना हो कहीं उसने कुछ किया हो। इतनी रात आप लोग यहाँ? आपका बेटा आशीष कहाँ है? वो अंदर है, लेकिन इतनी रात में उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? शायद वजह आपको मालूम हो कर्नल खत्री। व्हाट डू यू मीन कैप्टन रमन? देखिए, उन बातों के लिए मैं पहले आशीष की तरफ से माफी मांग चुका हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं है और उसे नहीं पता है कि संगीता और संजीव कहाँ हैं। यही बात मैं आशीष के मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप प्लीज बुलाइए अपने बेटे को। वेट,
I just call him out. देखो आशीष, तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो ना? अंकल आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे नहीं पता कि संगीता और संजीव कहाँ पर हैं, और मैं तो काफ़ी दिनों से उनसे मिला तक नहीं हूँ। सुन लिया? अब आप लोग जा सकते हैं। कैप्टन रमन, मेरे बेटे पे शक करने से अच्छा है आप पुलिस की मदद लें। कैप्टन रमन, मुझे ये कर्नल खत्री हमेशा ही अपने बेटे की गलती को छुपाता है एंड आई हैव रियली डाउट ऑन हिम। अरे भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। मुझे लगता है वो शायद किसी रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए होंगे। आई थिंक हमें दिल्ली छावनी से रेडियो स्टेशन के बीच में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं उसमें एक बार पूछ लेना चाहिए। देवधर सही कह रहा है। और हाँ, तुम भाभी जी की फिक्र मत करना, मैंने अपनी वाइफ को वहाँ भेज दिया है, ठीक है? चलो। आ जाएंगे। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। सिस्टर, पिछले कुछ घंटों में इन दोनों में से कोई भी इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है? देखिए जी, हमारे यहाँ इन दोनों बच्चों का ऐसा कोई केस नहीं आया है। एक बार ध्यान से देखिए प्लीज। नहीं सर, नहीं आया है। श्योर सिस्टर? श्योर। क्या नाम बताया था आपने इन दोनों के? सर, मेरा बेटा संजीव है और बेटी संगीता। आप इनकी उम्र, कद काठी, रंग, कौन से कपड़े पहने थे, सारी डिटेल हमको बताइए, हम पता करते हैं। सर, संजीव की उम्र है 14 साल और संगीता 16 साल की, और रंग फेयर। और हाइट? ओ माय पॉप स्टार, तू ना 5 फुट 6 इंच का एक गोरिल्ला है। ना गोरिल्ला नहीं, तू ना एक भालू है, भालू। अच्छा, मैं भालू? तो आप ना दीदी एक 5 फुट 2 इंच की लोमड़ी हो। नहीं, चिपकली। हाँ। संजीव की हाइट है 5 फुट 6 इंच और संगीता की 5 फुट 2 इंच। किस तरह के कपड़े पहने हुए थे इन्होंने? सर, जब ये लोग घर से निकले तब मैं तो घर पे था नहीं, तो मैं अपनी वाइफ से फ़ोन करके पूछ लूँ? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, ये बताओ, जब संजीव और संगीता घर से निकले थे तब उन्होंने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे? हाँ, संजीव ने लाइट ग्रीन कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट, और संगीता ने क्रीम कलर का टॉप और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। सर, संजीव ने ब्लैक पैंट और लाइट ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी और संगीता ने ब्लैक पैंट और क्रीम कलर का टॉप। बच्चों का कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। अच्छा, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ, घर आकर बात करता हूँ। हाँ। ये एक्सरे स्लिप है, इसमें अपना अंगूठा लगा दीजिए। संजीव। पापा मैं गाना गाऊं? नहीं, घर जाके गाना मैं भी गाऊंगा। अरे नहीं पापा प्लीज, स्कूटर पे बैठ के गाना गाने का मजा ही कुछ और है। पापा गा लेने दो, वैसे भी पानी के ऑडिशन में इससे तो कुछ गाया नहीं जाएगा। रहने दो दीदी, वहाँ तो मैं रॉकिंग परफॉर्मेंस देने वाला हूँ। अच्छा, ये आराम से संजीव, आराम से। क्या बोला पुलिस ने?
कंप्लेन लिखवा दिए, पर पुलिस वाले बोल रहे हैं जैसे कोई खबर मिलेगी तो बता देंगे। पर मैंने नेवी हेडक्वार्टर में कंप्लेंट की एक कॉपी देती है ताकि पुलिस जल्दी एक्शन ले ले। साहब मैं सेठ मंगत राम जी का ड्राइवर हूँ। सेठ मंगत राम कौन? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हरभजन सिंह सोढ़ी है। सेठ मंगत राम जी है ना, उनकी केमिकल की फैक्ट्री है, तो मैं उनको लेकर घर जा रहा था तो काली मंदिर के पास वो विनोद जख्मी हालत पड़ा था। तो मेरे सेठ जी ने मुझसे कहा कि मैं उसका इलाज करवा दूँ। वो 2 चोर लोगों ने उसको पीट पीट के जख्मी हालत में वहाँ अधमरा छोड़ दिया था साहब। क्या हुआ था? सर उन दोनों ने मुझ पे पीछे से हमला किया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया, और वहाँ अंधेरा भी काफ़ी था सर। ठीक है, पुलिस स्टेशन में तुम्हारी एफआईआर दर्ज करवा देता हूँ। करोल बाग के जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आए विनोद सिंह द्वारा जिन 2 लुटेरों का जिक्र किया गया था, क्या उन 2 लुटेरों का संजीव और संगीता की मिसिंग केस से कोई कनेक्शन था? हरभजन का बयान और विनोद द्वारा फाइल की गई एफआईआर उसी करोल बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, जहां पर ईश्वर चंद द्वारा यह शिकायत दर्ज की गई थी कि उन्होंने 2 बच्चों को एक कार में जबरदस्ती ले जाते हुए देखा है। जी मैं बाबा खड़क सिंह मार्ग से बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में 2 बच्चों को देखा है। कोई उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है जनाब। क्या उन 2 सस्पेक्ट्स का उन 2 लुटेरों से कोई कनेक्शन था? और इस केस में उस आदमी की क्या भूमिका थी जिसने संजीव और संगीता को लिफ्ट दी थी? संजीव और संगीता अब कहां थे, इसका पता करने के लिए तब के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने खुद इस केस की अगुवाई करने का फैसला लिया। हेलो, कमिश्नर ऑफ पुलिस जे दास हियर। जैन सर। इंस्पेक्टर प्रकाश, मुझे नेवी हेडक्वार्टर से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। दिल्ली कंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में कैप्टन रमन भाटिया के बेटा बेटी संगीता और संजीव का मिसिंग केस फाइल हुआ है। जी सर। क्या स्टेटस है? सर हमारी एक टीम कैप्टन रमन भाटिया के घर से लेकर रेडियो स्टेशन के सभी इलाकों में पूछताछ कर रही है। फिलहाल दोनों बच्चों का भी कुछ भी पता नहीं चला। कंट्रोल रूम में उन दोनों बच्चों की अपडेट भेजो ताकि दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशंस में उनके मिसिंग होने का पता चले और शायद उनसे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन सामने आए। वी नीड टू फाइंड दीज किड्स एज सून एज पॉसिबल। ओके सर। डॉक्टर साहब मुझे एडमिट नहीं होना है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, मुझे जाने दो। लेकिन तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। हाँ, 1 मिनट। नर्स, इससे लामा पेपर साइन करवा लो और पुलिस को इन्फॉर्म करो कि ये ऐसे जाना चाहते हैं। साइन कर दीजिए इस पे। ये क्या पेपर है जी? लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी तुम हमारे मना करने के बावजूद अपनी रिस्क पर यहाँ से लीव ले रहे हो। सर ये वही आदमी है जिस पे 2 चोरों ने हमला किया था। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जौन दोनों चोरों ने तुम्हारे साथ लूटपाट और मारपीट की थी? जी सर। ईश्वर चंद ने गाड़ी का नंबर MRK 3930 लिखवाया था। MRK 3930। और कुलजीत ने HRK 3930। HRK 3930। लेकिन दोनों ने गाड़ी का कलर सेम बताया है, ग्रे। मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में 2 बच्चों को देखा है। जनाब ग्रे कलर की गाड़ी थी। हो ना हो ये मामला एक ही गाड़ी से जुड़ा हुआ है और इसका कनेक्शन संगीता और संजीव से भी हो सकता है। और ये दोनों गाड़ियों का जो नंबर अलग है, अब यहाँ तो किसी ने गलती की है या फिर जानबूझ के ऐसा किया गया है। सर, ईश्वर चंद ने इस ग्रे कलर की कार को बाबा खड़क सिंह मार्ग पे दिखा था, जिसकी सूचना मैंने करोल बाग पुलिस स्टेशन को दी थी। और कुलजीत ने वो कार शंकर रोड पे दिखी थी, जिसकी कंप्लेंट उसने झंडेवाला पुलिस थाने में की थी। ईश्वर चंद ने कंप्लेंट लिखवाई थी 6:40 पर और कुलजीत ने 7 बजे। इन दोनों की कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया गया अभी तक? अभी तक कोई अपडेट नहीं है। करीब 8 बजे मुझे झंडेवाला पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि शंकर रोड उनके इलाके में नहीं आता, तो मैंने कुलजीत की कंप्लेंट करोल बाग पुलिस स्टेशन में शिफ्ट की थी। करोल बाग और झंडावाला दोनों के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को यहाँ बुलाओ तुरंत। सर। प्रकाश सर, RTO से पता करो कि MRK 3930 और HRK 3930 ये गाड़ियाँ किसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं। और कुलजीत और ईश्वर चंद के घर अपनी एक टीम भेजो, उन्हें संगीता और संजीव की फ़ोटो दिखाओ। शायद उससे ये कंफर्म हो जाए कि उस ग्रे गाड़ी में उन्होंने उन 2 बच्चों को ही देखा था। ओके सर। भाभी जी, आप हिम्मत रखिए,
पुलिस कमिश्नर खुद ही संजीव और संगीता के केस को हैंडल कर रहे हैं। अब देखिएगा, दोनों बच्चे सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और उनका कुछ पता नहीं चला है अभी तक। पता नहीं किसी ने मार कर कहीं फेंक तो नहीं दिया मेरे बच्चों को। ओह माय पॉपस्टार, तू ना एक 5 फुट 6 इंच का एक गोरिल्ला है। तो आप ना दीदी एक 5 फुट 2 इंच की लोमड़ी। तो ईश्वर चंद और कुलजीत ने उस ग्रे गाड़ी में संगीता और संजीव को ही देखा था? ठीक है। कुलजीत ने आपके पास कंप्लेंट लिखवाई थी 7 बजे। उनके साथ ना कुछ अनहोनी होने वाली है जनाब, कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। और इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना जनाब। आप मेरी FIR लिख लो जनाब प्लीज़। लेकिन आपने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया 8 बजे। क्या कर रहे थे 1 घंटे तक? सर वो मैंने शट अप, डोंट एक्सप्लेन। ईश्वर चंद की कंप्लेंट की सूचना आपके पास 6:30 बजे तक पहुंचा दी गई थी। क्या एक्शन लिया आपने? जी मैं बाबा खड़क सिंह मार्ग से बोल रहा हूँ। मैंने अभी ग्रे कलर की गाड़ी में 2 बच्चों को देखा है। कोई उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है जनाब। हमने आनंद प्रभात से लेकर शंकर मार्ग तक हर जगह छानबीन की, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। कोई लीड नहीं मिलेगी तो सारी पुलिस टीम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी। प्रकाश सर, कुलजीत ने बताया था कि उसने उस ग्रे गाड़ी को शंकर रोड से झंडे वाला के रास्ते में ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो गाड़ी उसे वहां नहीं मिली। लेकिन शंकर रोड से ही जो रास्ता इंडिया गेट की तरफ जाता है, इसके रास्ते में यहाँ घना जंगल है। इस घने जंगल के एरिया को चारों तरफ से सर्च करना होगा। इस एरिया में साउथ से निजामुद्दीन पुलिस, वेस्ट से करोल बाग पुलिस, नॉर्थ से झंडे वाला पुलिस और ईस्ट से नारायण पुलिस सर्च करेगी। हमें किसी भी तरह से पता लगाना है कि उन दोनों बच्चों के साथ हुआ क्या है और वो ग्रे गाड़ी कहाँ है। यस सर। यस सर। याद करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें उनका चेहरा याद आ जाए। एक बार उनका स्केच बन गया तो उन्हें पकड़ने में आसानी होगी। साहब अभी मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, बहुत दुख रहा है साहब। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। फिलहाल मुझे घर जाने दो साहब। ठीक है, कल सुबह 10 बजे थाने आ जाना, फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। ठीक है साहब। खान, कोई अपडेट? नो सर। ईश्वर चंद और कुलजीत, इन दोनों को कल सुबह ऑफिस बुलाओ और उन दोनों की मदद से उन 2 आदमियों का स्केच बनवाने की कोशिश करो जिनके साथ उस ग्रे गाड़ी में उन्होंने संगीता और संजीव को देखा था। और दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स हरियाणा, यूपी और राजस्थान, इन तीनों के पुलिस हेडक्वार्टर्स में उन दोनों बच्चों और उस ग्रे गाड़ी की डिटेल भेजो। हो सकता है वो दिल्ली छोड़ के चले गए हों। सर। जी सर, अभी बात करवाता हूँ। प्रकाश सर, कमिश्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। प्रकाश है सर। हाँ प्रकाश, कोई अपडेट? सर अभी तो कुछ नहीं पता लग पाया है, काफ़ी अंधेरा है। लेकिन हम सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकते रोशनी के लिए। फ्लेयर गन्स का इस्तेमाल करो। हमें किसी भी हाल में संगीता और संजीव का पता लगाना है। ओके सर। संगीता और संजीव का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी और बीतने वाला हर पल उनके माता पिता की धड़कन बढ़ा रहा था। रात भर की कोशिश के बावजूद संगीता और संजीव से जुड़ा कोई भी क्लू पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाया था। संगीता और संजीव एक रेप्यूटेड नेवी ऑफिसर के बच्चे थे, इसलिए उनके लापता होने को किडनैपिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा था।
उनके साथ हुए अपराध का मोटिव समझने के लिए कैप्टन रमन भाटिया द्वारा सस्पेंड करवाए गए कुछ सेलर्स भी शक के दायरे में थे और यह समझने की भी कोशिश की जा रही थी कि कहीं संजीव और संगीता किसी रंजिश या बदले का शिकार तो नहीं हुए थे। सर ये चारों दिल्ली के ही हैं। योगेंद्र सिन्हा, जयदेव मल्हार, टॉमी फर्नांडिस और ये चौथा सत्यदेव दुबे। सर इनके ऊपर एक इंक्वायरी बैठी थी। इनके ऊपर करप्शन और स्मगलिंग का चार्ज था जिसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था और मेरे ही रिपोर्ट के बिना पर चारों को सस्पेंड कर दिया गया था। अब इनमें से कोई अगर आपको इनके अलावा किसी और पे शक है? नहीं सर, इन कर्नल खत्री का बेटा है आशीष खत्री। ये लड़का सर संगीता को स्टॉक किया करता था। संगीता ने मुझे बताया तो मैंने बहुत डांटा इस लड़के को, आशीष को, और इसकी कंप्लेंट कर्नल खत्री से भी करी। मुझे इस आशीष पे शक है। ठीक है, हम इन सबको इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए सर, जान निकल रही है। मैं समझ सकता हूं कैप्टन रमन, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर विनोद सिंह अभी थाने नहीं आया सर। ये विनोद सिंह ने अपना एड्रेस कहाँ का लिखवाया था? सर फतेहपुरी। सर मैंने इन चारों से बात की है। सर ये योगेंद्र बोल रहा है कि वो उस दिन गाजियाबाद में था और ये टॉमी सोनीपत में, और ये सर ये सत्यदेव और जयदेव ये उस दिन अपने घर पे ही थे। ये जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कंफर्म करो और इनके पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज को चेक करो। अच्छा, वो कर्नल खत्री के बेटे आशीष खत्री से पूछताछ की? सर वो तो बोल रहा है कि वो कई दिनों से संगीता और संजीव से मिला ही नहीं। लेकिन प्रकाश वो रहता उसी एरिया में है जिस एरिया में संगीता और संजीव रहते थे। उससे एक बार दोबारा अच्छे से पूछताछ करो। राइट सर, ईश्वर चंद्र और कुलजीत ने उन दोनों आदमी के स्केचेस बनवाए हैं। सर उनके द्वारा बनाए गए स्केचेस लगभग एक दूसरे से मैच करते हैं। प्रकाश सर, इन दोनों के स्केचेस को हर स्टेट की पुलिस हेडक्वार्टर में भिजवाओ और देखो इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ओके सर। ये स्केचेस उन्हीं संदिग्धों के थे जो अगस्त की रात को हॉस्पिटल में देखे गए थे और उनमें से एक विनोद सिंह द्वारा करोल बाग पुलिस स्टेशन में 2 अनजान लुटेरों के खिलाफ लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। जब इनके स्केचेस करोल बाग पुलिस के सामने आए तो इस मामले की जानकारी उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से शेयर की। सर इसने अपना नाम हरभजन सोडी बताया था और इसने अपना नाम विनोद सिंह। सर इन दोनों के बयान के मुताबिक काली मंदिर के पास 2 चोरों ने विनोद सिंह के ऊपर हमला किया था जिससे उसके सर पे गहरी चोट भी लगी थी। कहाँ हुई थी तुम्हारे साथ लूटपाट? सर यहीं पे उन दोनों ने मुझ पे हमला किया था। यहाँ देख के तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि इनके साथ लूटपाट हुई हो। इसके सर पे गहरी चोट लगी है लेकिन यहाँ पे कहीं भी स्ट्रगल के मार्क्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर इस हरभजन सोडी ने बताया कि मोती नगर में रहने वाले मंगतराम सेठ के यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी करता था जिसकी वहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री थी। सर मैंने पता लगाया मोती नगर में ना तो कोई मंगतराम सेठ है और ना ही कोई केमिकल फैक्ट्री। और सर इस विनोद सिंह ने भी अपना एड्रेस गलत लिखवाया था। सुनो, ये फतेहपुरी में गली नंबर 17 कहाँ है? गली नंबर 17? यहाँ फतेहपुरी में गली नंबर 12 से आए गली नहीं है साहब जी। तो इसका मतलब है सर विनोद सिंह ने गलत एड्रेस लिखवाया था। ये सेठ मंगतराम का ड्राइवर, उसने कहाँ का एड्रेस लिखवाया था? तो कल रात वो बोल रहा था कि वो अपने सेठ की गाड़ी से विनोद को उसके घर छोड़ देगा। वो कह रहा था अपनी सेठ की मोती नगर वाली फैक्ट्री के आसपास रहता है। मोती नगर चलते हैं। ठीक है सर। तुमने बताया था कि उस रात ये दोनों सर विल्सन हॉस्पिटल में किसी गाड़ी में आए थे? जी सर। लेकिन उस गाड़ी का कलर ग्रे था। यस सर, मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में 2 बच्चों को देखा है। जनाब ग्रे कलर की गाड़ी थी। सर विल्सन हॉस्पिटल में विनोद सिंह का इलाज किस डॉक्टर ने किया था? सर डॉक्टर प्रकाश अय्यर। हाँ सर, वो दोनों लड़के यही थे। इसके सिर पर चोट आई थी, 5 टाके लगे थे। मैंने एक्सरे भी लिया था, ये देखिए सर।
मैंने उसे रात भर हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा, मगर वो रुकना नहीं चाहता था। उसने बहुत जिद की जाने के लिए, तो मैंने लामा पेपर पर साइन करवा के उसे छोड़ दिया। ये थंब एक्सप्रेशन किसका है? ये विनोद सिंह का, जिसके सिर पर चोट लगी थी। प्रकाश, पता करो पिछले दिनों रिया हुए किसी अपराधी का थंब इंप्रेशन इस विनोद सिंह के थंब इंप्रेशन से मैच करता है क्या? और एक बार फतेहपुरी और मोती नगर में अपनी तरफ से दोबारा पूछताछ करो। हो सकता है हरभजन सोडी, विनोद सिंह और उस ग्रे गाड़ी के बारे में कोई लीड मिले। ये वही ग्रे कलर की गाड़ी थी जिसमें कैप्टन रमन भाटिया के बच्चे संगीता भाटिया और संजीव भाटिया को संदिग्ध अवस्था में ईश्वर चंद और कुलजीत सिंह के द्वारा देखा गया था। लेकिन अब संगीता और संजीव कहां थे और किस हाल में थे? आखिर क्या वजह थी कि उन दोनों मासूमों को उनके माता पिता से अलग कर दिया गया था? तो आप ना दीदी एक 5 फुट 2 इंच की लोमड़ी हो। नहीं चिपकली। हाँ तूने मुझे छिपकली कहा? तो आपने मुझे भालू बोला। अरे तुम दोनों बाल कैसे खींचा तूने? मेरे बच्चे ला दो, मैं नहीं रह सकती उनके बिना। मेरे बच्चे ला दो। आइए साहब, सुबह सुबह अपने खेतों पर जाते लाश मिली। वो रही साहब। अभी ना मैं बहुत ही जल्दी एक बड़ा पॉप स्टार बनने वाला हूँ। हेलो, या ना जाने कैसे नर्क से गुजर रही थी। क्या इस अपराध की वजह रमन भाटिया के प्रोफेशन से जुड़ी थी? क्या इन सब के पीछे उन चारों सेलर्स जयदेव, योगेंद्र, टोनी और जयदेव का कोई हाथ था, या कर्नल खन्ना के बेटे आशीष खन्ना का? और वो दो शख्स हरभजन सोडी और विनोद सिंह कौन थे? उनकी इस केस में क्या भूमिका थी? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे? 40 साल पहले दिल्ली शहर में वो माहौल पैदा कर दिया था कि उस वक्त की केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में इस केस को लेकर सफाई देनी पड़ी थी। आखिर इस केस की तह में किन गुनाहों की दास्तां लिखी गई थी, ये हम जानेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।